नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसमें दूसरे नंबर का वीडियो है ये। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को छांटना है आपको, सत्य नहीं है। और 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। विद्यार्थियों, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ये IAS प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। तो देखिए, पहला कथन है कि वह वयस्क मताधिकार के आधारित नहीं थी, और 2 में दिया हुआ है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और 3 में दिया हुआ है वह बहुदलीय निकाय थी, और चौथे कथन में दिया हुआ है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो कौन से इन 4 कथन में से कौन से कथन गलत है वो आपको छांटना है। नीचे दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। और नीचे कूट दिए हुए हैं विद्यार्थियों, 1 और 2 कूट गलत है, और 2 और 3 या 1 और 4 या 1 2 3 4 मतलब सारे गलत है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 नंबर का जो कथन है वो गलत है। 1 और 2 नंबर का कथन क्या है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत है। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये दोनों कथन गलत है। बाकी जैसे वह बहुदलीय निकाय थी, ये राइट है इसमें। और चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो ए हो जाता है विद्यार्थियों। देखिए, संविधान सभा का आपने नाम सुना ही होगा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनका उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और ये निर्वाचित प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों का स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, अलग अलग दलों के लोग संविधान सभा में शामिल हुए थे विद्यार्थियों। और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक कमेटियां बनाई थी, और उन कमेटियों के माध्यम से उसने कार्य किया था, ध्यान रखना। ये IAS प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, कि निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। पहला दिया हुआ है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके बारे में। और बी में दिया हुआ है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए, पारसी को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सी में दिया हुआ है, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। और डी विकल्प में दिया हुआ है विद्यार्थियों, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के भारत शासन अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी, और जैसे कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं के कारण मताधिकार एक सीमित था। तो इसका देखो, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, गलत कथन को छांटना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों सी। क्या होगा? सी। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये कथन गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विद्यार्थियों प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था ना। और इसमें क्या दे रखा है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, और न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका नहीं हुआ था विद्यार्थियों। और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। किस किस आधार पर? कर हो, संपत्ति हो, मतलब कौन सा व्यक्ति कितना कर देता है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर मताधिकार उसको दिया गया था। और सभी को मताधिकार इसमें प्रदान नहीं किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, मैं जो भी प्रश्न लेके आ रहा हूँ अच्छे लेवल के प्रश्न है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और अगर जैसे आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन प्रश्नों को पढ़ना जरूर है। पूछो क्यों? क्योंकि ये गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अब यही प्रश्न रिपीट होते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में। जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है उसका 10% रिपीट होता है विद्यार्थियों। कितना? 10% रिपीट होता है। अगर आप लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हो, और अगर इन सभी प्रश्नों को पढ़ के चल जाते हैं, तो 10%, जैसे 100% जीके के आते हैं, तो 10% की गारंटी मैं लेता हूं विद्यार्थियों लोग, आपके 100% राइट होंगे। और 10% इतने सरल आते हैं, चाहे IAS की भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो भी बहुत सरल प्रश्न आते हैं 10 तो 20 तो वैसे हो जाते हैं। और फिर बाकी आपकी मेहनत है, आप कितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है। देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी विद्यार्थियों IAS प्री में ही पूछा गया, 2002 में पूछा गया था, कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को के बारे में ये कथन लिखे हुए हैं कि ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया था,
गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। तो 34वें का जो राइट आंसर है इसका सी जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले चर्चा की इनके बारे में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था। 4 विकल्प है, सीधी जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है जाएगा विद्यार्थियों, वो क्या चला जाएगा, वो चला जाएगा प्रांतीय राज्यों के शासकों के नामांकन से संबंधित जाएगा विद्यार्थियों, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो बताओ क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में जो स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था वो किसको चुना गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इस प्रकार आपका इसका जो राइट आंसर जाएगा 37वें नंबर का, वो जाएगा विद्यार्थियों सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए विद्यार्थियों, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और उस दिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, लेकिन वो टेम्परेरी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। लेकिन फिर उसके बाद में 2 दिन बाद में, यानी कि 11 दिसंबर को, कब, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया था। और यहाँ प्रश्न में भी यही पूछा गया विद्यार्थियों कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आ जाता है कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था तो हमें जवाब देना था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी थे और ये स्थायी थे। तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है विद्यार्थियों सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। विद्यार्थी जो अभी हम चर्चा कर रहे थे पीछे, वही प्रश्न बन चुका है और UPPS प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा विद्यार्थियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जब भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो विद्यार्थियों आपका जवाब क्या होना चाहिए इसमें, वही सेम बी, राइट आंसर बी जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कई बार प्रश्न बन चुके विद्यार्थी यहाँ से, भारत की संविधान निर्मात्री सभा, ये संविधान सभा बोलो या संविधान निर्मात्री सभा बोलो, बात एक ही है, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 40वें नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, और 26 दिसंबर 1949 को। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कौन सा, 9 दिसंबर 1946, यही बताना है आपको, क्योंकि इस दिन ही पहली बैठक हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया विद्यार्थियों, यह आपके सामने विकल्प लिखे हुए हैं, 22 जनवरी 1946 और 22 जनवरी 1947 और 20 फरवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा 22 जनवरी 1947 जाएगा। कौन सा जाएगा, 22 जनवरी 1947, क्योंकि आपको पता है संविधान देने की जो प्रस्तावना थी, प्रस्ताव से संबंधित जो बात थी वो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गई थी। हालांकि इसको 13 दिसंबर
1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया गया था और उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। इसी के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, ये वापस रिपीट हो गया, यही प्रश्न है सेम, हाँ यही था, ठीक है। अगला देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित हुआ, तो ये तो आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना जो थी, प्रियम्बल जो थी, उसका प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव और महात्मा गांधी। तो विद्यार्थियों किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए चला जाएगा। और कब रखा था, तो ये अभी बताया मैंने आपको 13 दिसंबर को, कब 13 दिसंबर 1946 को रखा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। इसे उद्देश्य का प्रस्ताव भी कहते हैं। और ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना का प्रारूप लिया था विद्यार्थियों, जिसे आप बोलते हैं ना, भारत के लोग भारत को एक वो वाला, उसको लिए बात कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही है। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, फिर उनके नीचे कूट दिया गया है। तो पहले ढंग से पहले इन 4 कथनों को पढ़िएगा। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, सही पे ध्यान देना है। देखिए, पहला कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर एक असर था। और बी में दे रखा है उद्देश्य के बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3 में दिया हुआ है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा दे रखा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 में लिखा हुआ है 1, 2, 3, और 2 में लिखा हुआ है 1, 3 और 4, और 3 में लिखा हुआ है 2, 3 और 4, और डी में लिखा हुआ सभी चारों। मतलब कौन से जो कूट दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से सही है विद्यार्थियों, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, 1, 2 और 3। मतलब कौन सा गलत है, चौथा वाला गलत है। चौथा वाला क्या है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। बाकी ये जो 3 कथन दे रखे हैं ये बिल्कुल राइट है। देखिए विद्यार्थियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो राज्य का मुखिया माना गया है वो राष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, राष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसको जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करती, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन होता है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका निर्वाचन होता है। और इसलिए यहाँ पर जो कथन है ये चौथा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये शब्दावली गलत दे दी विद्यार्थियों, इसलिए कथन गलत हो गया। और ये प्रश्न भी विद्यार्थियों किस में पूछा गया है, यूपी PCS मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान जो बनाया है उसको भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, अब उसके टोटल अधिवेशन कितने हुए थे, 7, 9, 12 और 15। तो विद्यार्थियों कुल अधिवेशन की बात यहाँ पे आ गई तो कुल अधिवेशन हुए थे 12। वैसे तो 11 अगर विकल्प में होता तो 11 भी बिल्कुल राइट जाता, क्योंकि ये तो अंतिम अधिवेशन था 12वें नंबर का। तो ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में विद्यार्थियों अगर टाइम पूछा जाए आपसे तो टाइम देखो, अधिवेशन तो आपने 12 बता दिए, लेकिन टाइम पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था विद्यार्थियों। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और इस दौरान इसके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में इसके 11 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे। और अगर बात करें कुल अवधि कितनी थी तो 165 डे। कितने थे, 165 डे थे। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था। तो 11वें नंबर का जो अधिवेशन हो रहा था उस समय हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। और कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर को, कब, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था विद्यार्थियों। कब आपसे डेट पूछी जा सकती, कई बार आता है यहाँ से प्रश्न। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी। कब विद्यार्थियों, 24 जनवरी, क्योंकि संविधान तो बन चुका है,
26 नवंबर 1949 को, लेकिन अंतिम बैठक जो हो रही है उसको भी इस अधिवेशन में कई बार शामिल कर लिया जाता है। वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और जब सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस प्रकार इसका अगर हम राइट आंसर जाने तो राइट आंसर क्या चला जाता है, सी चल जाता है। तो 11 तो पहले जब संविधान बना जब तक 26 नवंबर 1949 तक, और फिर एक और अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओह विद्यार्थी, वो का कोई प्रश्न आ गया सामने आपके सामने। देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, ये सामने। अब मैं क्या बताऊं इसमें, तो डायरेक्ट आंसर दे देता हूं। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसमें बताने की जरूरत नहीं। आगे देखिएगा, सूची X और सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए विद्यार्थियों। ये RS प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और एक तरफ सूची X में कुछ कूट दे रखे हैं और सूची Y में, इन दोनों को देखिए, पहले पढ़ लो आराम से। सूची X में दे रखा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, और फिर सूची Y में इसके सामने दिया हुआ है VT कृष्णामाचारी, और बी में दे रखा है प्रारूप समिति के मूलतः एकाधिकार कांग्रेसी सदस्य थे, और इधर सूची वाई में दे रखा जवाहरलाल नेहरू, और सी में दे रखा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य के मुंशी दिया हुआ सामने, और इधर संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो SC मुखर्जी इसके सामने दिया हुआ है। तो अब इनको आपको सुमिलित करना, नीचे कूट दे रखा है, तो इस कूट के अनुसार विद्यार्थियों इसको ढंग से प्रश्न को देख लो आप आराम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा, बी में क्या है, तो देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपको में सुमिलित करना है। तो देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो सुमेलित कह रहा है ये, तो किसके साथ सुमेलित कह रहा है ये, तो विद्यार्थियों SC मुखर्जी के साथ। किसके साथ कह रहा है, SC मुखर्जी के साथ। चौथा इसका राइट आंसर है। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो इसमें 3 पे जाएगा विद्यार्थियों। किस पे जाएगा, 3 पे, यानी कि के मुंशी। किस पे जाएगा, के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी पे जाएगा। और सी में दे रखा राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, तो इस हमारे विकल्प के अनुसार इसका राइट आंसर ये सुमेलित खाएगा 1 से, VT कृष्णामाचारी से। अब संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बच गया तो जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार ये आपस में सुमेलित है, और इसीलिए इसका आंसर गया है बी। क्या गया है, बी चला गया विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, और अभी बताया आपको इसी 4 विकल्प में, ये भी IS प्री में पूछा गया प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू। क्या जाएगा विद्यार्थियों, जवाहरलाल नेहरू जाएगा। विद्यार्थियों, संविधान सभा के संघ संविधान समिति सहित अगर कुल 8 प्रमुख कमेटियां थी विद्यार्थियों, और इन संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मुख्य समितियां कौन कौन सी थी वो मैं बता दे रहा हूं आपको, यहाँ ही लिख देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, एक तो थी विद्यार्थियों नियम समिति। कौन सी, नियम समिति। और नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा एक कमेटी थी संचालन समिति। कौन सी, संचालन समिति। और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक थी रियासत समिति, या देशी रियासत से वार्ता करने से संबंधित एक कमेटी थी, और उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे विद्यार्थियों। ठीक है, और उसके अलावा एक प्रारूप कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं जिसको, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक सलाहकार समिति भी थी विद्यार्थियों, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। और कुछ उप समितियाँ भी थी, जैसे मूल अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, उसके थे HC मुखर्जी। और उसके अलावा संघ शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो गए। और संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू हो गए। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो कुछ कमेटियां थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 विकल्प लिखे हुए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो विद्यार्थियों, 54 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी बताया था मैंने आपको बोल के, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इससे पहले, और अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर ये आपके प्रश्न गलत होने वाले हैं सारे।
अगला देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और या सी राजगोपालाचारी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे विद्यार्थियों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 56 नंबर का, वो चला जाएगा ए। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। ये तो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, हालांकि उसके बाद भी कई एग्जामों में आ गया होगा ये। आईएएस प्री 2009 में है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में रिपीट हुआ है और एमपी पीसीएस प्री 2000 में भी पूछा गया। तो ये प्रश्न आते रहते हैं विद्यार्थियों, अलग अलग पीएससी में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो विद्यार्थी इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और 7 कैसे हुए? एक तो अध्यक्ष और 6 सदस्य थे विद्यार्थी। एक अध्यक्ष हो गए और 6 सदस्य हो गए। अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए इसके अध्यक्ष तो। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ही इस संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था विद्यार्थियों। और इसके 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे। और इन 6 सदस्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो कौन कौन से थे? एक तो थे विद्यार्थियों एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक थे विद्यार्थियों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और एक थे विद्यार्थियों के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी उनका नाम है पूरा। और एक थे मोहम्मद सादुतुल्ला थे। और एक थे बी एल मित्र। और एक थे विद्यार्थियों डीपी खेतान। लेकिन बीएल मित्र की बीमार हो जाते हैं विद्यार्थियों और उनकी जगह पर एन माधवराव को फिर नियुक्त कर दिया जाता है। और जो डीपी खेतान था उनकी 1948 में डेथ हो जाती है, तो उनकी जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो आपको सदस्यों में 8 नाम मिल सकते हैं और 8 में टीटी कृष्णामाचारी और एक एन माधवराव, ये 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एन माधवराव बीएल मित्र के स्थान पे आए क्योंकि बीमार हो गए थे। और टीटी कृष्णामाचारी डीपी खेतान के स्थान पे आए थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, इसलिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? 4 विकल्प बिल्कुल आ रहा है आपके सामने। एन गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपने ढंग से सुना होगा विद्यार्थियों तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 और 3 4 राइट है। और बी में दे रखा है कि 1 और 4 राइट है। और सी में दे रखा है 1 और 3 राइट है। और डी में दे रखा है 2, 3, 4 राइट है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो क्या जाएगा आप बताइए कमेंट्स करके, नहीं तो मैं तो बता ही देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों सी, 1 और 3। यानी कि एक तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके थे और एक एन गोपाल स्वामी। तो कौन कौन नहीं थे इसके? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसके नहीं थे कौन कौन से? ये दोनों। तो ये कौन से विकल्प मिल रहे हैं आपको? सी में मिल रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जो संविधान की पांडुलेखन कमेटी थी उसका सदस्य नहीं था। देखो प्रश्न को ढंग से पढ़ना, नहीं दिया हुआ यहाँ पर। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। मोहम्मद सादुतुल्ला, के मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक अय्यर का पूरा नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है और एक जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर जाएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी ये तीनों तो इसके संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य थे। संविधान पांडुलेखन समिति का ही दूसरा नाम ड्राफ्ट कमेटी मिलता है इंग्लिश में। और हिंदी में बात करें तो प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति का कई बार दूसरा नाम मिल जाता है, पांडुलेखन समिति भी इसको कहते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों देखिएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को और 29 अगस्त 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 29 अगस्त 1947 को। विद्यार्थियों 13 दिसंबर 1946 को तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका से संबंधित जो प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था विद्यार्थियों। तो ये दोनों दिनांक भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है
इन दोनों से। और 29 अगस्त 1947 क्यों? क्योंकि इस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था इसलिए। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इसमें 6 सदस्य थे। इस प्रारूप कमेटी में कितने सदस्य थे विद्यार्थियों? 6, और एक अध्यक्ष हो गया। टोटल कितने हो गए? 7। अभी इससे पहले प्रश्न भी आ चुका है कि कितने सदस्य थे कुल, तो 7 थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे विद्यार्थियों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव और के एम मुंशी। विद्यार्थियों ये प्रश्न देखो कितनी सारी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न हमेशा विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है ये, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के, बड़ा बहक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्दावली लिखी हुई है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो हम ज़्यादातर विद्यार्थी राइट आंसर जाता है उनका ए, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ए नहीं होगा विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा सी, बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम मिलता है बेनेगल नरसिंह राव। शॉर्ट में बात करें तो बी एन राव बोलते हैं इनको। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनता है और बहुत सरल सा प्रश्न और बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी एन राव के द्वारा, के संथानम के द्वारा या के एम मुंशी के द्वारा किया गया? तो बताओ विद्यार्थियों किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? देखो आपसे पूछा जाए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो तो विद्यार्थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़ा घुमाया गया है और घुमाया इस प्रकार गया कि यहाँ पे पूछा गया प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था पहली बार? तो विद्यार्थी वो किया गया था बी एन राव के द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा किया गया था, जो कि भारतीय संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार भी थे विद्यार्थी, उनके द्वारा। और जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। और बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 आर्टिकल थे विद्यार्थियों। इसने क्या कहा था? इसने कहा था 243 आर्टिकल की बात की और 13 अनुसूचियाँ थी। अभी पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्तमान में आर्टिकल कितने हैं, तो 395। कितने विद्यार्थियों? 395 और 12 अनुसूचियाँ। मूल रूप से 8 थी, लेकिन और बाद में जोड़ दी गई 4 अनुसूचियाँ। लेकिन जो बी एन राव ने जो ड्राफ्ट तैयार करके दिया था ड्राफ्ट कमेटी को, तो विद्यार्थियों वो 243 आर्टिकल थे उसमें और 13 इसमें अनुसूचियों की बात की गई थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, देखिएगा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उस कमेटी, उस सभा का नाम क्या था विद्यार्थियों? संविधान सभा था। उसने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 22 जुलाई 1947 या 29 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 25 जुलाई 1947। तो राइट आंसर जाएगा 22 जुलाई 1947 को जाएगा। देखो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में, चौथा अधिवेशन चल रहा था विद्यार्थियों, कई बार अधिवेशन का भी पूछ लेते हैं, तो चौथा अधिवेशन के समय 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक चल रहा था। उस समय बीच में एक डेट आती है 22 जुलाई 1947, उस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था। तो चौथे अधिवेशन के दौरान ध्यान रखना। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको भी ढंग से पढ़िएगा कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री जो परिषद थी उसमें झंडा कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये ऐसे विचार वाले प्रश्न हैं विद्यार्थी, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा कथन दे रखा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्कर में 21 तीलियां हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 3:4 है। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है और केवल 2 सही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा विद्यार्थियों? बी। क्या जाएगा? बी। बी में क्या लिखा हुआ है? केवल 1 सही है।
यानी कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे इसके जो भी 2 और 3 दे रखा है वो कथन बिल्कुल गलत है। कैसे विद्यार्थियों? भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, नो डाउट इसमें ठीक है। इस प्रकार कथन 1 तो हमारा राइट हो जाता है। 2 क्यों है विद्यार्थियों गलत? 2 और 3 को गलत इसलिए माना गया है, कारण मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि इसमें जो ध्वज के बीच में जो चक्र है विद्यार्थियों, उसमें जो तीलियों की संख्या है वो 21 नहीं है, कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है, इसलिए कथन 2 गलत हो गया। और राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई है वो 3:4 में नहीं है विद्यार्थियों, 2:3 में है। किस में है? 2:3 में है। 2 के अनुपात में चौड़ा है और 3 के अनुपात में लंबा है विद्यार्थियों। तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3 है, उस अनुपात में है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 4 विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। 26 नवंबर 1949, अंगीकृत की बात की जा रही है, स्वीकार की बात की जा रही है। तो देखिएगा 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 और 15 नवंबर 1949। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ए, 26 नवंबर 1949 जाएगा। क्या जाएगा? 26 नवंबर 1949 जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखिएगा, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? मतलब हमने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कौन सी तारीख को अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को या 15 जुलाई 1947 को। तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। अभी भी यही प्रश्न था, बस इसको घुमा के दे दिया गया है 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमने भारतीय संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित कर लिया था, यानी कि स्वीकार कर लिया था विद्यार्थी। ये 3 पॉइंट याद रखना, अधिनियमित, आत्मा अर्पित जो किया विद्यार्थी वो कब किया? 26 नवंबर 1949 को किया था। और जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये शब्दावली लास्ट में आती भी है, और एक बार आईएएस प्री में प्रश्न भी बन चुका है। हम प्रस्तावना के बारे में अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, तब आपको समझाएंगे पूरा डिटेल से। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब लागू की बात आ रही। देखो, एक तो अधिग्रहित किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया, वो तो दिनांक विद्यार्थियों 26 नवंबर है। वो तो कौन सी है? 26 नवंबर 1949 है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 23 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 या 26 दिसंबर 1949। तो विद्यार्थियों 71 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए जाएगा, 26 जनवरी 1950 को होगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों, कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को, इसलिए, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या यह एक शुभ दिन था 26 जनवरी का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों वो जाएगा ए। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तो तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया, लेकिन उसको लागू किया कब गया विद्यार्थियों? 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो उसके पीछे क्या कारण था मैं बता दे रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कौन सा? लाहौर अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था विद्यार्थियों दिसंबर 1929 को। कब हुआ? दिसंबर 1929 को हुआ, और उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। और उसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी को, जब की बात बता रहा हूँ 1930 या 1929 की, तो 1930 में दिसंबर 1929 को तो यह अधिवेशन हो रहा है, और इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। और इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया था, और इसलिए आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था विद्यार्थियों। कब आज़ाद? जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1947, तो उससे पहले 26 जनवरी को ही आज़ादी दिवस मनाया जा रहा था। फिर उसके बाद में जैसे 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो गए, तो उसके बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है विद्यार्थियों कि 1930 से लेकर 1947 तक
भारत अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता था? तो 26 जनवरी को मनाता था विद्यार्थियों। और इस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए ही भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं विद्यार्थियों? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है, क्योंकि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था। अगला फैक्ट है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसने अपनाया था भारतीय संविधान को? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? तो 73 का राइट आंसर जाएगा संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि संविधान सभा के जो 11वें अधिवेशन हुआ था वो हुआ था विद्यार्थियों 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया गया था। तो वहाँ पर ये दिनांक भी मिलती, जब उद्देशिका आप पढ़ते हैं तो आज तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसी शब्दावली मिलती है वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ, तो मैं इतनी देर से यही तो बोल रहा हूँ। तो विद्यार्थियों आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से राइट विकल्प क्या होगा? 26 नवंबर 1949 राइट आंसर चला जाएगा इसका। अगला प्रश्न है देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से या तत्कालिक मध्य भारत से या पंजाब से? तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? आप कमेंट्स करके जल्दी से बता। आप कमेंट्स नहीं करते विद्यार्थी, एक तो कमेंट्स करके बताया करो। ये IAS प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों। हो सकता है आपके छोटे मोटे एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर में, RS में प्रश्न बन जाए, तो आप कमेंट्स तो कर दीजिए कम से कम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी चला जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी। किस में चला जाएगा? बम्बई प्रेसिडेंसी में चला जाएगा। देखिए विद्यार्थियों मैं बता देता हूँ, 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। लेकिन विद्यार्थियों बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल तो इंडिया में आ गया और पूर्वी बंगाल किस में चला गया? वो चला गया बांग्लादेश में, और अर्थात पाकिस्तान में चला गया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया पूर्ण रूप से। और देखिए किस में चला गया था विद्यार्थियों, ये आपको पता होना चाहिए, पूर्वी बंगाल में चला गया था, है ना। और बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो कहाँ से जीते थे विद्यार्थियों? पूना सीट से। और उनके लिए जो पूना से जो सीट खाली की थी उनका नाम याद रखना विद्यार्थियों, MR जयकर। किसने? MR जयकर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। यहाँ से MR जयकर के द्वारा त्यागपत्र देकर उनके लिए इस सीट खाली की गई थी, और इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा विद्यार्थियों? बम्बई प्रेसिडेंसी। हालांकि बम्बई प्रेसिडेंसी थे तो स्टार्टिंग में तो MR जयकर गए थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, 78 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? और इस जन्म और मृत्यु की दो दिनांक दे रखी है आपके सामने। तो 78 नंबर का राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों बी। 1891 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु, इनका निधन 1956 में हुआ विद्यार्थियों। देखिए अगर प्रॉपर डेट पूछी जाए तो 14 अप्रैल के दिन, कब हुआ था इनका? 14 अप्रैल के दिन इनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर के दिन 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म इनका हुआ था महू MP में। कहाँ पर हुआ था? महू MP में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और जो इनका निधन हुआ वो हुआ 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया है विद्यार्थियों? 4 विकल्प आपके सामने है, 1948, 1949, 1950, 1951। ये भी RS प्री में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 1950 चला जाएगा।
और अगर प्रॉपर डेट पूछी जाए तो प्रॉपर डेट विद्यार्थियों इसकी 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और राष्ट्रगान को गाते समय कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड का, कितना, 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत यानी कि अडोप्ट किया गया विद्यार्थियों? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी और 1948 और 26 जनवरी 1950। तो विद्यार्थियों राज्य चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अडोप्ट किया गया, इसको अंगीकृत किया गया, ठीक है। और भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह जो है विद्यार्थियों वो किसको ग्रहण किया गया? तो सारनाथ या वाराणसी में स्थित जो अशोक स्तंभ है ना उसको। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विद्यार्थियों ये कथन वाले है ना, इनको बढ़िया ढंग से पढ़ लिया करो। ये भी आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न है, आईएएस प्री 2009 में प्रश्न बन चुका है। तो देखिए पहला कथन क्या है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही कथन है वो आपको छांटने हैं। तो केवल एक, केवल दो और केवल एक और दो दोनों, और न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा सी, यानी कि दोनों ही कथन इसके राइट है। आईएएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही? यानी कि संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार की बात की गई थी उसको 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो ये बात किसने कही थी विद्यार्थियों? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बात कही थी विद्यार्थियों मौलाना आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना आज़ाद के द्वारा की गई थी। देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर काफ़ी बहस हुई थी और उस बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। किसने की थी? मौलाना अबुल आज़ाद के द्वारा की गई थी। और लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए विद्यार्थियों, इन्होंने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। तो ये अपनाने के रूप में तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो असफल रहे एक प्रकार से, ये कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जानना है हमें, तो सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं कि किसने ये सुझाव दिया था कि जो कांग्रेस है उसको राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। सी राजगोपालाचारी ने, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, JP नारायण जिसको बोलते हैं, आचार्य कृपलानी और महात्मा गांधी। तो विद्यार्थियों ये किसने कहा था? 84 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है विद्यार्थियों। और भी स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन चुके हैं। देखिए 85 नंबर का जो प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया था। ये कथन किसका है? मॉरिस जोन्स का और हार्टग्रेव जूनियर का और अलेक्जेंड्रोविच का और आइवर जेनिंग का। तो विद्यार्थियों आइवर जेनिंग्स का ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया था। तो ये पूछा गया प्रश्न 2004 में UPPCS में पूछा गया प्रश्न, मेंस 2004 का एग्जाम तक हुई उसमें। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये तो कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बन चुका प्रश्न है विद्यार्थियों। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये विद्यार्थियों है ऑस्टिन का। किसका है? ऑस्टिन का है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये वक्तव्य पद्मश्री से पुरस्कृत व्यक्ति है, इतिहासकार है जिनका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन, उनका कथन है विद्यार्थियों। और ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख मिलता है। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक में ग्रेनविल जो ऑस्टिन है विद्यार्थियों, ग्रेनविल ऑस्टिन, ये पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित है, ध्यान रखना। इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया भारत सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, कई बार यहाँ से पूछा गया प्रश्न है ये। कितनी महिलाएं थी? 15, 13, 12 या 10? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 थी। कितनी थी विद्यार्थियों? 15 थी, ध्यान रखना। अगर आपसे इनके नाम पूछे जाए विद्यार्थियों ये 15 कौन कौन सी थी, तो आप नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, एक एक बोल दे रहा हूँ। एक तो थी विद्यार्थियों विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी थी राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी थी सरोजिनी नायडू, और चौथी जो महिला थी उनका नाम आता है सुचेता कृपलानी, और जो पांचवी जो महिला थी वो, हालांकि कोई क्रम फिक्स नहीं है इनका, वे तो 15 नाम बता रहा हूँ आपको। पूर्णिमा बनर्जी, पाँचवें नंबर पे किसका नाम बताया? पूर्णिमा बनर्जी, नोट कर लीजिए आप। और छठे नंबर पे लीला राय, और सातवें नंबर पे जो है जी दुर्गाबाई, और आठवें नंबर पे है हंसा मेहता, और 9वें नंबर पे जो है कमला चौधरी, और 10वें नंबर पे जो है उनका नाम रेणुका रॉय, और 11वें नंबर पे है वो मालती चौधरी। कौन है? 11वें नंबर पे मालती चौधरी, और 12वें नंबर पे है दक्ष यानी वेलायुधन। कौन है? दक्ष यानी वेलायुधन, 12 होगी। और 13वें नंबर पे बेगम एजाज रसूल, और 14वें नंबर पे एनी मस्किरीनी। कौन है विद्यार्थियों? एनी मस्किरीनी। और 15वें नंबर पे अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 नाम आप याद रख लेना, अगर यहाँ से कभी प्रश्न बन जाए तो। उम्मीद कर रहा हूँ विद्यार्थियों जो मैंने आपको प्रश्नोत्तरी दी है पॉलिटिकल साइंस की, ये आपके समझ में आ गई होगी। अच्छे लेवल के प्रश्न देने की मैंने कोशिश की है। मेरे पास जो भी सीमित संसाधन है उनके जरिए मैं ये रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के साथ एक बार इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।